Hari Om Namaste, very good evening everyone. Welcome again to my YouTube channel GK Law Classes. So in the previous video regarding question analysis of the CBI APP examination, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि मैं एक कंपटीशन एक्ट के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी. तो आज का लेक्चर जो है वो कंपटीशन एक्ट 2002 के रिगार्डिंग ही है. सो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, सीबीआई का पेपर देने वाले हैं, या जब भी हम कमर्शियल लॉस की बात करते हैं तो कंपटीशन एक्ट एक बहुत ही इसेंशियल रोल प्ले करता है. तो आप लोग एंड तक इस वीडियो के साथ बने रहिए. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिएगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आज ही हमारे चैनल जीके लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002. Right, students? So Competition Act 2002 was basically passed to replace the MRTP Act. So इस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए ही 2002 में इस एक्ट का गठन किया गया था. The main purpose to enact this particular act was, right, curb the tendency ये जो चीजें मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ ये आपको एज इट इज प्रिंट डाउन करनी होगी. टू कर्ब द टेंडेंसी टू क्रिएट मोनोपोली in commerce, trade and industry. So what does this particular act try to tell us? So यहाँ पे बेसिक पर्पस इस एक्ट को बनाने का ये था क्योंकि जो MRTP आपका एक्ट था पहले जो चलता था दैट वाज रिगार्डिंग द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस. सो जो इंडस्ट्री कमर्स जो है हम बिजनेस की जब बात करते हैं स्पेसिफिकली हमारे जो बिजनेस लॉज का हिस्सा आता है, तो जब हम बिजनेस में बात करते हैं 2002 से पहले हमारे पास ये एक्ट था जिसके तहत क्या होता है कि इंडस्ट्री के अंदर मोनोपोली ना क्रिएट हो जाए, कोई एक ही इंडस्ट्री के पास हर तरीके का काम ना आ जाए जिससे बाकी इंडस्ट्रीज को ट्रेडिंग के ऊपर उनका खतरा आ जाए. वो जो monopolistic tendency थी of the one industry या dominance of the one industry all over the trade and commerce in different balances, उस चीज को कर्ब करने के लिए, उस टेंडेंसी को कर्ब करने के लिए मोनोपोली की पहले हमारे पास ये एक्ट होता है. उसके बाद जाके 2002 के अंदर सरकार ने इस एक्ट का गठन किया, इसको रिप्लेस कराया ताकि कमर्स ट्रेड और इंडस्ट्री के अंदर किसी एक का भी सिर्फ सिक्का ना चले, बाकी कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट इंडस्ट्रीज रन कर सके और सारे जो है अपने लोग आराम से अपना धंधा कर सके, अपना काम कर सके, अपनी रोजी रोटी कमा सके, लोगों को कॉम्पिटिटिव प्राइस पे, बेटर प्राइस पे, नॉट ऑन अ हायर प्राइसेस, नॉट ऑन अ हायर प्राइसेस जो है प्रोडक्ट्स मिले इन अ गुड क्वालिटी एट अ चीपर रेट्स. तो ये इनका बेसिकली यहाँ पे मोटिव था फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट. ये एक्ट जो बेसिकली बनाया गया था इट वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ, now this is again an important point here, SVS राघवन जी हैं, उनकी जो बेसिकली चेयरमैनशिप थी उसकी कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर ही इस एक्ट का गठन किया गया था. So it was his committee only on whose recommendation this committee competition act was introduced, और बेसिकली जो उनकी रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट का नाम था competition पॉलिसी एंड लॉ. तो उन्होंने ये रिपोर्ट यहाँ पे जारी की थी. तो उसके अंदर उन्होंने बात की थी कि हमें मोनोपोली जो है इन कमर्स ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन इंडिया जो है उसके अंदर जो एक मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड है उसको रिप्लेस करना होगा. ये एक्ट सफिशिएंट वर्क नहीं कर रहा, हमें एक कंपटीशन एक्ट चाहिए. कंपटीशन एक्ट इट्सेल्फ वर्ड का मतलब क्या है, कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट ट्रेडर्स ताकि मोनोपोली क्रिएट ना हो इन अ पर्टिकुलर ट्रेड. राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब ये एक्ट किस पे लागू होता है. राइट, सो स्टूडेंट्स अगर आपको कहीं पे भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, और मैंने जो पिछली वीडियो क्वेश्चन एनालिसिस ऑफ सीबीआई एपीपी एग्जामिनेशन उसमें ऑलरेडी बताया हुआ कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन से आपके फोकस एरिया होने चाहिए इनटू द लास्ट डेज ऑफ रिवीजन फॉर सीबीआई एपीपी एग्जामिनेशन. राइट, सो दिस एक्ट किस दिन, ये कब से लागू हो गया, विद इफेक्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर इज 1. राइट, So it is with effect from 13th of January
2003। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि बहुत बारी पूछा जाता है कि ये एक्ट किस दिन लागू हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 13 जनवरी 2003। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। सो 2019-20 के अंदर जब हमारी जम्मू कश्मीर जो थी इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ यूनियन टेरिटरी ऑनवर्ड्स, तो उसके बाद वो जो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वाला क्लॉज था यहाँ पे उसको रिमूव कर दिया गया। नाउ दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अगेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। जब आपसे बहुत मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे जिसमें कंपटीशन एक्ट के अंदर से क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये 1-2 सालों से पिछले पूछा जा रहा है कि ये एक्ट किस पे लागू होता है, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, होल ऑफ इंडिया सिर्फ होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे 3-4 ऑप्शन या नन ऑफ द अबव ऐसे करके उन्होंने ऑप्शन दिया होता है, जिसमें सही आंसर आपका ये है। दिस इज द करेक्ट पोजीशन that it extends to whole of India including the state of Jammu Kashmir after the 2019-20 amendment. Right students? तो अब हम चलेंगे कितने sections हैं, तो total इसके total 66 sections हैं, but again we are going to cover only important sections in the video. Right students? So total इसके 66 sections हैं। अब हम आगे चलेंगे। सबसे पहले इसका जान लेना होगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिख के दूंगी, दो आजादी ऑब्जेक्टिव, आप उनको एज इट इज पेन डाउन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं रिवाइज करेंगे आपको उस एक्ट की इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगी यहाँ पे। राइट, ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले तो है टू एलिमिनेट राइट प्रैक्टिसेस having adverse effect on trade. Right? Number 2, promote and sustain competition in market. इन मार्केट यानी जैसे हमारा होल ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट्स हो गया, तो इन मार्केट जो है कंपटीशन सस्टेन करना है। प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंटरेस्ट, कि उन्हें अच्छी क्वालिटी का माल अच्छे दाम पे मिले, हायर इंजॉर्जमेंट प्राइसेस पे ना मिले। ठीक है, इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कि मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी ना क्रिएट हो जाए किसी एक ट्रेडर के साथ, कि वो दूसरों को रिस्ट्रिक्ट कर ले, कि वो अपना बिजनेस का विस्तार इंडिया के अंदर ना कर पाए। सो इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरिड ऑन बाय वेरियस पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट इन इंडिया बाय डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स in markets of India. Right? So these are the 4 objectives for the introduction of this particular act. Right? अब हम मेन प्रोविजंस पे चलेंगे। सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब हम सेक्शन नंबर यहाँ पे 3 के साथ शुरुआत करेंगे। राइट? सो सबसे पहले हमारे पास आएगा सेक्शन नंबर 3, that is prohibition of certain agreements of anti-competitors. So prohibition of certain agreement, और कौन सा वो एग्रीमेंट है, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। राइट, सो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसे जो है पार्ट 1 के अंदर ही वाइंड अप कर दे, अगर नहीं हुआ तो हम पार्ट 2 भी सेट कर लेके आएंगे। सो सेक्शन नंबर 3 टॉक्स अबाउट द एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। नाउ व्हाट आर एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट? सबसे पहले तो आपको ये चीज सुननी होगी। सो इट इज एन इंक्लूसिव टर्म, राइट?
सो इंक्लूसिव टर्म क्या होता है? एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट एक इस तरीके का एग्रीमेंट जिसका एडवर्स इफेक्ट होता है कंपटीशन के ऊपर, एक इस तरीके का एग्रीमेंट विच वुड लिमिट द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स इन द मार्केट, एक इस तरीके का एग्रीमेंट जिससे मार्केट्स का डिवीजन हो जाता है बिटवीन द ट्रेडर्स, और एग्रीमेंट टू फिक्स अ प्राइस कि अगर कोई चीज है तो 10 लाख में ही आपने वो बेचनी है, जबकि जो ट्रेडर्स है वो अपने हिसाब से उसे 9, 8, 11 पे ना जो है कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। बिड जो आपकी रिगिंग होती है या कोल्यूसिव बिडिंग होती है उसको भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में कैलकुलेट किया जाता है। रिफ्यूजल टू डील या एक्सक्लूसिव सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट, कभी कभी क्या होता है कि ट्रेडर्स आपस में डिसाइड करते हैं कि ये फलानी चीज तू ही बेचेगा, हम लोग जो है बाकी ट्रेडर्स मार्केट में ये वाला XYZ प्रोडक्ट नहीं भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के अंदर उनकी कन्वर्जन हो जाएगी। तो वो यहाँ पे यही कहना चाहते हैं, सेक्शन 3 का जो क्लॉज 1 है, जो आपका सब सेक्शन 1 है, वो यही कह रहा है, नो एंटरप्राइजेस एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइजेस person या association of person shall enter into any kind of agreement in respect of production, supply, distribution, storage, acquisition or control of goods or provision of services जिसके कारण or it is likely to cause an appreciable adverse effect on the competitions. So जितने भी anti competitive agreements होंगे अगर किए जाएंगे, that shall be void. So in the eyes of law under the subsection 2 all such anti-competitive agreements जो मैंने आपको different बताए हैं that shall be considered as a void agreement. Right students? अब आगे चलेंगे, हम चलेंगे section number 4 पे, right? So I am considering it to be a lengthiest act, but ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर जितना हम कवर कर सकें उतना हम इसे पार्ट 1 में ही कवर कर जाएंगे। इन ऑल प्रोबेबिलिटी आई एम सीइंग इट कि पार्ट 2 भी डेफिनेटली जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 4, दैट इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। सो मैं जो चीजें बोल रही हूँ आप प्लीज उसे पेन डाउन एज इट इज करते जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, हर चीज मैं बोर्ड पे लिख के नहीं बता पाऊंगी आप लोगों को। सो व्हाट इज एन डोमिनेंट पोजीशन? सबसे पहले तो हमें इस सिचुएशन में इस चीज को समझना होगा कि जो वर्ड डोमिनेंट पोजीशन है यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं इन रिगार्ड टू ट्रेड एंड कॉमर्स, राइट? सो इसका मतलब क्या होता है कि एक एंटरप्राइज विच ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्सेस and to affect its competitor consumer or market in its favor. So कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारी अब एयरलाइंस का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि इस सेक्शन के ऊपर हम प्रेजेंटली उसकी ही बात करेंगे। एक रीसेंट केस भी हुआ है रिगार्डिंग द इंडिगो एयरलाइंस, राइट? आज और कल के न्यूज़पेपर में या परसों तक में खबर आ रही थी कि CCI जो है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनके अगेंस्ट एक सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है इंडिगो एयरलाइंस को फॉर अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन द एयरलाइंस इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री कौन सी होगी आपकी? एयरलाइन इंडस्ट्री। तो उनका एक दबदबा है, डोमिनेंट पोजीशन है, तो उन्होंने अपनी पोजीशन का यहाँ पे मिस यूटिलाइजेशन किया, जिसकी वजह से लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। 3-4 दिनों के अंदर आपको पता चला बहुत सारी फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल भी यहाँ पे हुई है। तो उनके अगेंस्ट उन्होंने एक इंक्वायरी जो है CCI ने वो इनिशिएट कराई है। सो इट ट्राइज टू से अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन जो होता है मार्केट में फेयर कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट फर्म्स जो है उसको जो है कम कर देता है, इम्पीड करता है, कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करता है और उनके लिए डिफिकल्ट कर देता है फॉर वेरियस अदर जो ट्रेडर्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, टू कम्पीट इन दिस डोमिनेंट अंडरटेकिंग और मैरिट। सो यहाँ पे अगेन अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इज अगेन एन इंक्लूसिव टर्म, ठीक है? वो यहाँ पे क्या कहते हैं, किस किस कारणों से आप कहते हो कि हम अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कैलकुलेट करेंगे? नंबर 1, ईदर इम्पोजिंग अनफेयर कंडीशन और प्राइजेस और प्रेडेटरी प्राइजेस, लिमिटिंग प्रोडक्शन और मार्केट और टेक्निकल डेवलपमेंट, creating barriers to entry or denying market access or using dominant position in one market to gain advantage in the another market. These are the few of these situations terms in the which
we considered it that a particular player is abusing its dominant position in the industry. So section 4 prohibit any enterprise or group from abusing its dominant position, thereby making the strength of power enjoyed by enterprise in the relevant market, which enable it to operate independently or affect its competitor or consumer or relevant market in its favor. So यहाँ पे consumers इफेक्ट हुए हैं, वहां पे उससे प्राइस की काफी चेंजिंग हुई है सिचुएशन में, दूसरी पोजीशन में भी नुकसान हुआ लोगों को, तो जिस कारण से उनके अगेंस्ट यहाँ पे इंक्वायरी इनिशिएट करा दी जाएगी. सो अब हम आपसे मिलेंगे अगले पार्ट के अंदर, दैट इज द पार्ट नंबर 2 ऑफ द कंपटीशन एक्ट विद सेक्शन नंबर 5, दैट इज कॉम्बिनेशन. सो सेक्शन नंबर 3, 4 एंड 5 ये सबसे इंपॉर्टेंट है. सो आपको सेक्शन 3 to 5 तो डेफिनेटली ही याद करके जाना होगा, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस जो है वो आते ही आते हैं. तो हम अगली अब सेक्शन नंबर 5 के बारे में बात अगले पार्ट में करेंगे. सो यू हैव टू वेट टिल पार्ट 2 कम्स ऑफ द कंपटीशन एक्ट. सो आई होप आपको आज का पार्ट 1 जो है वो पसंद आया होगा. पसंद आया तो लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिएगा. जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. आई विल सी यू नेक्स्ट विद पार्ट 2 ऑफ द कंपटीशन एक्ट.